का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तमाम डॉक्टर साहबान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम कोरोना से निकल के अभी अभी आए हैं और तकरीबन 6 माह के बाद शायद ये दोबारा सेशन मिला। और मैं स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ का, डॉक्टर ज़ुबैर साहब का, कि जो ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होम्योपैथिक कम्युनिटी में इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ एजुकेशनल होनी चाहिए, और ये एक उनका अच्छा स्टेप है। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रेपर्टराइजेशन। मुझे ये लगता है कि हमारे लोगों को रेपर्टरी की हौन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक होम्योपैथिक डॉक्टर को होनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर, वो आज का ले लें, राजन सनकरन ले लें, जॉर्ज विथॉल्कस ले लें, या इससे पहले के डॉक्टर केंट ले लें, बोगर बोनिंगहासन ले लें, जितने भी नाम आज हम सुनते हैं, वो सारे लोगों की तरक्की का राज ये था, वो सारे रेपर्टरी यूज़ करते थे। और एक चीज़ मुझे अपना लेक्चर शुरू करने से पहले जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि वो कहते हैं कि चाइनीज़ प्रोवर्ब है, एक चाइना का एक मकूला है कि किसी को मछली पकड़ के ना दो, उसे मछली पकड़नी सिखाओ ताकि वो सारी ज़िंदगी ज़िंदा रह सके। अगर एक दफ़ा उसे मछली पकड़ के देंगे तो वो एक दिन खा लेगा, फिर नेक्स्ट डे उसे ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखा देते हैं तो वो सारी ज़िंदगी वो खुद ही, फिर वो सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाएगा। वो फिर एक एक मिनट के वो हम छोटी छोटी चीज़ों पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं रहेगी। वो हर दफ़ा ये नहीं देखेगा मैं मछली किससे मांगूंगा, मुझे कौन दे। बड़ी माजरत के साथ मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ नुस्खा प्रैक्टिस के। हम ज़ाहिर बात है जब हम बिगिनर होते हैं हमें ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या हमारी जो डायरेक्शन है वो हमारी आइडियल वेज़ की तरफ होनी चाहिए, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सारे ग्रूम भी हों, ग्रो भी करें। तो ये था गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, कि अगर उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आज का जो मेरा सेशन है, मैंने रेपर्टरी के बारे में, मुझे लगभग तकरीबन 6 साल गुजर गए रेपर्टरी को इस्तेमाल करते। मैंने डिफरेंट रेपर्टरीज़, केंट की, बोगर बोनिंगहासन की, फाटक किया, बोरक की, मुख्तलिफ रेपर्टरीज़ वो डेली बेसिस पे मैं यूज़ करता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने ये बंदा है डॉक्टर गौरांग एगवत, ये इंडियन एक डॉक्टर हैं जी, राजन सनकरन के शागिर्द हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने सिखाया वो ये डॉक्टर गौरांग एगवत है, और मैं आज का सारा सेशन ना मैं इनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये आज मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो इस बंदे के पीछे की वजह से होगा। सबसे पहले ना मैं रेपर्टरी शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर कर दूँ कि रेपर्टरी में और मटीरिया मेडिका में डिफरेंस क्या होता है। कोई बताएगा कि क्या डिफरेंस होता है इसमें? रेपर्टरी में टिप्स हैं ज़्यादातर, और मटीरिया मेडिका तो एक डिटेल है ना जी मेडिसिन के मुतल्लिक़। रेपर्टरी के बगैर हम मटीरिया को यूज़ नहीं कर सकते, और मटीरिया को हम रेपर्टरी के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि दोनों लाज़िम व मलज़ूम है कि इसको रेपर्टराइज़ करने के लिए आपको रेपर्टरी चाहिए, ज़रूरी है। वैसे मटीरिया जो है वो अपनी जगह पे है, डिटेल है, लेकिन टिप्स जो है वो रेपर्टरी देती है कि आपने कैसे जो है वो केस को कैसे डील करना है। सही है। कोई और इसके बारे में कोई इनपुट देना चाहे? मैं आज कोशिश करूंगा चीज़ों को ना सिंपलीफाई करूं, बिल्कुल सिंपल वर्जन उसका पेश करूं। बेसिकली मटीरिया मेडिका में मैंने ये लिखा कि मटीरिया मेडिका में क्या होता है कि एक रेमेडी होती है, हम कोई भी पढ़ते हैं, उसके आगे बहुत सारी सिम्टम्स लिखी होती हैं। मतलब हमने कोई भी मटीरिया उठाया, उसको देखा, उसमें एक रेमेडी है, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिकम की सारी सिम्टम्स जो प्रूविंग के दौरान आई, क्लिनिकल सिम्टम्स आई, वो उसमें वेरीफाइड उसमें लिख दी जाती हैं। इसे मटीरिया मेडिका कहते हैं। जबकि रेपर्टरी क्या होती है कि एक सिम्टम होती है, उसके आगे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। जिस तरह रेपर्टरी में एक सिम्टम है, उसके आगे बहुत सारी मेडिसिन है। मटीरिया मेडिका में एक रेमेडी होती है, उसकी पूरी सिम्टमटोलॉजी हम का अहाता करते हैं ना। जबकि रेपर्टरी में एक सिम्टम के आगे बहुत सारी मेडिसिन होती है। मैं आगे एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह मटीरिया मेडिका में एक मेडिसिन, उसकी बहुत सारी सिम्टम्स होंगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह आर्सेनिकम है, हम जब आर्सेनिकम का मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंट उसकी सिम्टमटोलॉजी पढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे, आर्सेनिकम में मटीरिया मेडिका में क्या पढ़ते हैं कि इसकी बर्निंग पेन्स होंगी, इसमें फियर्स होंगे, इसमें एंग्जाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी। ये सारी क्या चीज़ें बताती है, ये हमें मटीरिया मेडिका बताता है। जबकि रेपर्टरी में इसके उलट होता है कि एक सिम्टम के अगेंस्ट बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक सिम्टम है फियर ऑफ डेथ। एक पेशेंट हमारे पास आया, उसने कहा कि मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं शायद मर जाऊंगा, उसे मरने का खौफ है।
अब ये एक सिम्टम है, इसके आगे बहुत सारी मेडिसिन हैं, मसलन एकोनाइट हो सकती है, आर्सेनिकम, जलसीनियम, कलकेरिया काप, या और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मटीरिया मेडिका में और रेपर्टरी में। ये समझाना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि एक्चुअल में रेपर्टरी कहाँ पे फॉल करती है और मटीरिया मेडिका कहाँ फॉल करता है। फिर रेपर्टराइजेशन है क्या? रेपर्टराइजेशन बेसिकली जिस तरह हमने देखा कि रेपर्टरी में क्या होता है कि एक सिम्टम होती है, जिस तरह फियर ऑफ डेथ, उसमें फियर ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, फियर ऑफ डिजीज़ हो सकता है, उसके आगे बहुत सारी मेडिसिन होती है ना। अब ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, मैंने सिंप्लीफाइड ली है ताकि हम ना समझ सकें एक्चुअल में कि हम रेपर्टरी है क्या। रेपर्टराइजेशन कहते हैं इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स, मतलब बहुत सारी सिम्टम लिस्ट होती है, इंडेक्स, एंड ईच सिम्टम हैज़ अ लिस्ट ऑफ रेमेडीज़। वही एक सिम्टम, उसके आगे बहुत सारी मेडिसिन। इसी तरह रेपर्टरी जो टोटल बुक है उसमें बहुत सारी लाखों में सिम्टम्स है, उसके आगे फिर मेडिसिन है। रेपर्टरी का पर्पस क्या था? जब जारी बात है हमारे पास मटीरिया मेडिका था, अवेलेबल था, तो फिर रेपर्टरी की ज़रूरत क्यों पेश आई? कोई इसके बारे में बताएगा कि हमें रेपर्टरी की ज़रूरत क्यों पेश आई? मुख्तलिफ सिम्टम्स और मुख्तलिफ मेडिसिन को कैटेगरी के लिए बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट करती है रेमेडीज को। बिल्कुल नोट है आपको एक सिम्टम पे, उसके आगे आपको डिटेल मिल गई कि उसमें चूज करना आपको इजी हो गया कि ये मेडिसिन है, उसमें आप सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन निकालने में फौरी काम करेंगे। बहुत अच्छा। और कोई? एक्चुअल में ना जब हनीमन ने सबसे पहली जो रेपर्टरी थी होम्योपैथी में, वो हनीमन ने खुद डिज़ाइन की थी। जब हनीमन के दौर में ना, अगर हम कैंट रेपर्टरी लें ना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, कैंट रेपर्टरी में 648 मेडिसिन है टोटल, उसमें लाखों रुब्रिक्स है, मतलब उसमें सिम्टम्स है, 648 रेमेडीज़ हैं, और आज के दिन शायद 15,000 से ज़ायद मेडिसिन प्रूव हो चुकी हैं। तो हमारे लिए एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतनी मेडिसिन को याद रखना। हनीमन के दौर में जब उन्होंने 27 मेडिसिन थी, 27, तो उन्होंने एक रेपर्टरी बनाई थी। उन्होंने कहा कि ये एक एक पेशेंट की 100 सिम्टम जब प्रूविंग की, एक पेशेंट को मेडिसिन दी, फॉर एग्जांपल नेट्रोम्योर दी, इनकी हमने लिस्ट किया कि इनके हेड की सिम्टम क्या है, आई की क्या है, ईयर की क्या है, सारी सिम्टम नोट की। तो वो सिम्टम तो सैकड़ों चली गई। तो एक बंदा सारी सिम्टम्स याद नहीं रख सकता ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, हमारा तो दिमाग बस्ट हो जाएगा, हम सिम्टम नहीं याद रख सकते। इसलिए ये रेपर्टरी का पर्पस ये था, इसलिए बनाई गई। फिर रेपर्टरी हमें फ़ायदा क्या करती है? कैंट ने कहा था कि हमारा ना ट्राइयो है, एक होता है सबसे पहले फ़िलासफ़ी, फिर मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी। जब इस तरह से चलेंगे ना, फ़िलासफ़ी हमें बताती है कि होम्योपैथी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन क्या, ये जितने लॉज हैं ये फ़िलासफ़ी इनको डील करती है। उसके बाद हमारा मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी, हमने जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, वो हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है, सिम्टम से हमने आगे उसको लेके जाना होता है रूल्स रेगुलेशन के तहत, फिर हमने सिम्टम से मेडिसिन तक पहुंचना है, फिर मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए फिर हमें मटीरिया मेडिका की ज़रूरत पड़ती है। अब फिर ना ये चीज़ हमारी बेसिक थोड़ी सी हो गई कि रेपर्टरी है क्या। मैं ये बताऊं रेपर्टरी की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। रेपर्टरी की अगर हम बुक खोलते हैं तो इसमें चीज़ें किस तरह से डिज़ाइन होती हैं। पहले नंबर पे ना रेपर्टरी में चैप्टर्स होते हैं बहुत, जिस तरह माइंड का चैप्टर है, हेड का चैप्टर है, आइज़ का चैप्टर है, नोज़ का है, एब्डोमेन का है, स्टमक का है, चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स के आगे ना रुब्रिक्स होती हैं, चैप्टर्स के आगे वो सिम्टम इन लिस्ट होती हैं। रुब्रिक कहते हैं जिस सिम्टम इन लिस्ट हो उसके आगे रेमेडीज़ लिखी हो ना कि इसके आगे ये, उसे हम रुब्रिक कहते हैं। बेसिकली वो सिम्टम ही होती है, लेकिन उसके आगे जब मेडिसिन आ जाती हैं ना तो उसे हम रुब्रिक कहते हैं। फिर उसके आगे सब रुब्रिक्स होती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये चैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, जिस तरह माइंड है, वर्टाइगो है, हेड, आई, विजन। मोस्टली जो कैंट की रेपर्टरी है ये एनाटॉमिकल जो हमारी कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को डिज़ाइन किया। फर्स्ट हेड टू टो, पहले माइंड लिया, फिर वर्टाइगो, फिर हेड, फिर आईज, फिर विजन, नोज़, फिर माउथ, कान, इस तरह से, फिर एब्डोमेन, हेड टू टो नीचे। और एक और बात बताऊं कि कैंट की रेपर्टरी में नेक नहीं है। अगर कुछ लोग रेपर्टरी यूज़ करते हैं ना तो हम उसे एक्सटर्नल थ्रोट में देखेंगे, एक ये अहम चीज़ थी। फिर जिस तरह मैंने ये बताया कि अब इसका चैप्टर आ गए, चैप्टर्स के आगे रुब्रिक। फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट है मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि मुझे ना बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे खौफ आते हैं।
मुझे ये अब आइडिया हो गया कि मैं इसको किस चैप्टर में देखूंगा ना। फॉर एग्जांपल तो मैंने इनसे मज़ीद पूछा आपको किस चीज़ से खौफ आता है। हो सकता है ये कहे कि मुझे लगता है कि मैं रोड पे जाऊंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब हम मेन एक चैप्टर में चले गए, ये चैप्टर माइंड के चैप्टर में चले गए, फियर में चले गए। फियर मेन रूब्रिक है। अब उसकी सब रूब्रिक्स में जाएंगे कि फियर तो है, किस चीज़ से फियर है उसकी सब कैटेगराइजेशन में जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता है मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये मेन चैप्टर, ये मेन रूब्रिक। अब ये इसकी सब रूब्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल माइंड फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये एक सब रूब्रिक है इसकी। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है रेपर्टरी की। फिर रेपर्टरी में एक चीज़ बड़ी और अहम, रेपर्टरी में ग्रेडिंग होती है। मसलन 3 किस्म के ग्रेड जनरली तौर पे यूज़ होते हैं, जिसे एक होता है बोल्ड, एक बोल्ड कैटेगरी होती है। बोल्ड कहते हैं जिसके ना 3 नंबर होते हैं, इसके नंबर इसको 3 दिए जाते हैं। इसको बोल्ड क्यों कहते हैं? जब हम किसी भी सिम्टम्स को या कोई एक मेडिसिन को जब प्रूव करते हैं तो जो 60-70% जो लोग पेशेंट आके कहें ना, या जितने हमारे प्रूवर्स थे वो ये कहें कि ये सिम्टम हम सब में पैदा हुई है। फॉर एग्जांपल हमने नेट्रामेयर प्रूव की, 100 पेशेंट्स को दी जब उनकी प्रूविंग के दौरान, तो उन्होंने कहा 60 से 70% लोगों ने कहा कि हमें सर दर्द होने लग गया, बस्टिंग हेडेक होने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। अब 60 से 70% लोग कह रहे हैं तो हम इसको बोल्ड कैटेगरी में रखते हैं और इसके मार्क्स 3 होते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, रेपर्टराइजेशन में ये हेल्प करती है हमें चीज़ें। फिर उसके अलावा थोड़ा सा पानी दीजिए। फिर किसी और पेशेंट ने जो बाकी प्रूवर थे उनमें से 20-30% ने कहा कि हमें हेडेक भी होता है, तो हमें साथ ना नौजिया भी होता है। सब ने नहीं कहा, लेकिन एक मेजोरिटी ने फिर भी, वो जो हमारे पास बहुत बल्क था उससे कम लोगों ने कहा। फिर उसको हम 2 नंबर दे देते हैं। मसलन लेस कॉमन होती हैं मॉडरेटली, उसको इटैलिक में लिख देते हैं। फिर कुछ प्रूवर ऐसे थे, उन्होंने कोई और सिम्टम बताई, लेकिन वो 5%, 7%, 10% थी। हम उसको भी इन लिस्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम प्रूविंग के दौरान प्रूव कर रहे थे मेडिसिन को, तो हमने 3 कैटेगराइजेशन कर दी कि सबसे मेजरली ये आती हैं, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे। उसको प्लेन कर देते हैं, 1 नंबर है। ये उसकी एग्जांपल भी है। मैंने वही फियर वाली रूब्रिक ली, माइंड फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। अर्जेंटम नाइट्रिकम अक्सर लोग देते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जलसीमियम देते होंगे एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि वो फिर लाइकोपोडियम, ये फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है। कॉलीफास है, ये सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है। आर्सेनिकम आर्निका सेकंड ग्रेड की, कलकेरिया का सेकंड ग्रेड की। और थर्ड ग्रेड में एक्ोनाइट है, ब्रेटाकार है, फेरम है, क्रोटेलस ऑरिडस है, इस तरह और भी है। फिर रेपर्टरी की अरेंजमेंट किस तरह से होती है? रेपर्टरी, अच्छा ये थोड़ा सा ना ड्राई टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं आगे ना बहुत सारी एग्जांपल दूंगा, लेकिन ना ये ड्राई इसलिए है कि यही तो प्रॉब्लम है। यही ड्राइनेस समझ आ जाए ना तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना सिंप्लीफाइड, बस सिंपल चीज़ें लेके चलूँ। अब रेपर्टरी में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर के आगे जब जाते हैं रूब्रिक्स में, फिर सब रूब्रिक्स में, वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती हैं। मसलन जिस तरह अब ये देखें, फियर के बाद ये अल्फ़ाबेटिकली है। सबसे पहले एब्डोमन, एक्सीडेंट, एड, फियर ऑफ एड्स, फियर ऑफ एयरप्लेन्स, अल्फ़ाबेटिकली ना, पहले ए वाली आएंगी, अब इसका सेकंड, फिर बी सी डी, इस तरह से। और मेडिसिन भी इसी तरह अरेंज होती हैं। मसलन माइंड फियर्स में ये एक्ोनेट ए बी सी डी इस तरह, ये एंड पे जिंकम फॉस, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती हैं। अच्छा, रेपर्टरी हमें हेल्प कहाँ पे करती है? रेपर्टरी हमें केस टेकिंग में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल रेपर्टरी के पास हम जाएं क्यों? हम पेशेंट की हिस्ट्री ली, पेशेंट की कोई चीफ कंप्लेंट ऐसी आई, पेशेंट ने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब सर में दर्द होता है और आंख में आता है, ये उसकी एक चीफ कंप्लेंट है ना, वो आया हमारे पास, इसलिए हम रेपर्टरी के पास जा सकते हैं। अब जब रेपर्टरी में जाएंगे तो रेपर्टरी की सिम्टमटोलॉजी दे के हमें केस टेकिंग में मज़ीद भी हेल्प मिलती है। हो सकता है कि वो कहे कि राइट आई नहीं लेफ़्ट आई में जाती है, तो वो रेपर्टरी हमें हेल्प करेगी। फिर मोडेलिटीज़ हैं, किसी बंदे का सर दर्द होता है, अंधेरे में उसे सुकून मिलता है, ये रेपर्टरी हमें इमीडिएटली करीब पेशेंट के पहुंचा देगी। एक्साइटिंग फैक्टर हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, एक कोविड-19 है, उसकी वजह से फियर्स लोगों में आ रहे हैं। एक्चुअल में कोविड नहीं हुआ, ये एक्साइटिंग फैक्टर है ना, तो उसको हम देख सकते हैं माइंड में जाके, वो फियर में फिर उसकी रूब्रिक्स भी हैं। फिर क्रेविंग वेरिएंस हैं, कोई पेशेंट है उसको कहता है मुझे आलू बहुत पसंद है, कोई कहता है मुझे चीनी बहुत पसंद है। मतलब जितनी क्रेविंग्स हैं, वेरिएंस हैं। कुछ बच्चे हैं वो दूध नहीं पीते,
मतलब बच्चों को दूध पीना चाहिए, वो कहते हैं हम नहीं पीते। तो ये हमारी लिमिटेशन है। मटीरिया मेडिका पढ़ के तो फिर तो हम सारी ज़ीरो से पढ़ते रहें कि ये रुब्री कहाँ से मिलती है, तो वो बड़ी मुश्किल होगी। रेपर्टरी आपको इमीडिएट आसान कर देती है, रेमेडीज़ का सेट ऑफ रेमेडीज़ आपके सामने आ जाता है, आप उसमें से देख लेते हैं कि पेशेंट किस तरफ रिस्पॉन्ड करता है। फिर स्वेट है, ड्रीम्स आ जाएं पेशेंट की, तो ये चीज़ें हम सारी ना रेपर्टरी से देख सकते हैं। अब फिर ये तो हो गया बेसिक के रेपर्टरी की कंस्ट्रक्शन कैसे है, इसमें चैप्टर्स होंगे, रूब्रिक्स होंगी, सब रूब्रिक्स होंगी। अब हमारे लिए जो सबसे अहम बात होती है वो ये पेशेंट की लैंग्वेज को रेपर्टरी में कन्वर्ट कैसे करें ना। पेशेंट ने आगे कोई सिम्टम हमें बताई, हम रेपर्टरी में कैसे लेके जाएं उसे। और एक और बड़ी अहम बात, जब भी कोई पेशेंट आता है वो हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है। फॉर एग्जांपल ये आके कह सकेंगे, ये पेशेंट आया, इन्होंने कहा कि मुझे मेरे स्टमक में पेन है, मेरे मैदे में दर्द है, जिस तरह से आया वो हमारे पास आया। अब पेशेंट हमारे पास ये सिम्टम लेके आएगा। अब एक और अहम चीज़ बता दूं कि सिम्टम जो भी सिम्टम हम रेपर्टरी में लेके जाएंगे, एक तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल किस तरह से होनी चाहिए? इन्होंने कहा कि मेरे मैदे में दर्द है डॉक्टर साहब, मैं जैसे ही आगे झुकता हूँ दर्द ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं इन्हें कहूँगा डॉक्टर साहब होगी थोड़ा सा झुकें। अगर फॉर एग्जांपल ये झुके, मैंने इनसे पूछा दर्द हो रही है, कहते नहीं, ये रिलायबल नहीं है। अगर ऐसी सिम्टम वैसे ही कहेंगे, पेशेंट ने कह दिया डॉक्टर साहब मुझे रात नींद नहीं आती, उन्हें क्या रोज़ नहीं आती? नहीं, कभी कभी। अगर इतनी कंफ्यूज सिम्टम रेपर्टरी में जाके डालेंगे तो कंफ्यूज रिजल्ट सामने आएंगे, पेशेंट ठीक नहीं होगा। ये रेपर्टरी की लिमिटेशन है। फिर हमें सॉलिड सिम्टम चाहिए, हमें एग्जैक्ट सिम्टम चाहिए। पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द स्टार्ट होता है यहाँ से आँख में आता है, एग्जैक्ट रूब्रिक लेंगे, मतलब पेशेंट की एग्जैक्ट, आपने इसका सेंटेंस उठाया, एग्जैक्ट रूब्रिक तक पहुँचेंगे तो रेपर्टरी आपको, आपके जो सक्सेस रेट है वो आपका 90% 100% तक ले जा सकती है। अगर एग्जैक्ट नहीं होगा, सिम्टम एग्जैक्ट हम पिक नहीं करेंगे तो रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आएंगे। मुझे राजन सनकरण की एक बात बहुत अच्छी याद आती है। तो उन्होंने ना रेपर्टरी पे एक लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा सिम्टम्स की रिलायबिलिटी क्या है कि एक बंदा K2 की पहाड़ी पे चढ़ रहा है, तो वो जिस पत्थर पे पाँव रखता है, ये हाइकिंग करते हैं लोग या जितने माउंटेन क्लिम्बर्स होते हैं, वो जिस पत्थर पे पाँव रखता है तो वो पहले उसको देखता है कि ये मेरा वेट बियर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। कहते उतनी रिलायबिलिटी चाहिए आपको, पेशेंट से पहले कंफर्म करने एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। हम लोग ना, एक प्रॉब्लम मुझे ये भी अपने होम्योपैथिक कम्युनिटी में ये लगा कि हम ना कंफर्म नहीं करते पेशेंट से पूरी तरह एग्जैक्ट, वाकई डॉक्टर साहब आपको ऐसा ही है, हम क्लियर नहीं करते। जब कंफ्यूज हिस्ट्री पे हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो रिजल्ट्स भी कंफ्यूज आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। ये ना मैंने जनरली बहुत सिंपल एक चीज़ से स्टार्ट करने की कोशिश की कि हमारे पास बहुत सारे ना केसेस आते हैं फीमेल के ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ कि फीटस की पोजीशन एबनॉर्मल है, तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? पल्स टीलर। ये हम सबको पता है, पल्स टीलर देते हैं। और ये कहाँ पे पता है? ये रेपर्टरी की रूब्रिक है बाकायदा, और ये एक ही मेडिसिन है और बोल्ड कैटेगरी में है। अब ये रेपर्टरी की एक एग्जैक्ट रूब्रिक ने पूरी होम्योपैथिक कम्युनिटी के पास, किसी के पास भी चला जाए ना, बल्कि हमारी होम्योपैथी तो मशहूर है, मेरे पास बहुत सारी वो ये जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो बेचती हैं पेशेंट्स को, आपके पास भी सारी बात है, आपको बेचते होंगे। इस रूब्रिक के तहत हम सारे लोग इस पर रिलाई करते हैं। ये रेपर्टरी की ऑथेंटिसिटी की वैल्यू है। अच्छा, ये मेरे पास एक जी 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 कि ब्रीच पोजीशन पे तो हम पल्स देते हैं जी, बाद रेट्रोवर्ड कोई भी और पोजीशन हो सकती है, तो उसमें मेडिसिन कौन सी? अच्छा, एक ये बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया। इसकी दो रूब्रिक्स और भी हैं, ये मुझे याद करिएगा, मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा। आर्निका मेडिसिन भी यूज़ होती है, एकोनाइट भी होती है। 3 रूब्रिक्स हैं पूरी के फीटल पोजीशन एबनॉर्मल हो बच्चे की, तीन मेडिसिन है। एकोनाइट बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि एकोनाइट अगर हम सोचे समझे बगैर बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे ना, तो एकोनाइट बाज़ औक़ात ये अबॉर्शन भी कर सकती है। इसको सोच के देना चाहिए जब तक आप 100% क्योर ना। कुछ मेडिसिन है, मैं आपको फ्रैंकली एक चीज़ बता दूं, अगर कोई लिखना चाहे तो, एकोनाइट, कैंथेरस और सबाइना, प्रेगनेंसी में जब तक आपको 100% क्योर ना अंडरस्टैंडिंग ना हो, एग्जैक्ट ना हो, तो आपको नहीं देनी चाहिए। ये अबॉर्शन कर सकती है, ये प्री मेच्योर वो जो है ना प्री टर्म बेबी, उसको डिलीवर कर सकती है।
अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाए ना तो उसे कैंथेरस क्यू भी देते हैं लोग, वो उसको फीटस को एक्सपेल आउट कर देती है। तो कैंथेरस, सबाइना और एकोनाइट, इसको थोड़ा ख्याल से देना चाहिए। और जो आप बात करी है ना, आर्निका है और एकोनाइट है। मैंने एक पेशेंट देखा था, उसे मेरे पास वो पेशेंट आई, उसने पहले भी होम्योपैथिक डॉक्टर से वो सारे लोग पल्स देते हैं, मैंने आर्निका दी थी उसे, आर्निका से उसका केस ठीक हुआ। तो वो लॉन्गिट्यूडनल था, इस तरह से ना टेढ़ा था। अच्छा, एक और अब ये केस मेरे पास एक बच्चा आया, ये केस है, इसे ना इम्पेटिगो कहते हैं मेडिकल में। मेरा ख्याल पंजाबी में लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको ना साड़ निकला है, मुंह से कोई साड़ निकला। तो डॉक्टर साहब अगर ये केस इस तरह का हमारे पास है कि हम क्या करेंगे इसका? कोई बताएगा कि ये केस अगर हमारे पास आएगा हम इसको किस तरह लेके चलेंगे, क्या देंगे? सही है, अच्छी चीज़ है। और मेडिसिन कौन सी देंगे, किस तरह लेके चलेंगे? अगर ये एम्पैटिक हो तो मैंने लिखा है, अगर ये भी ना हो, यही सिर्फ केस है, ये बच्चा है, इसका चेहरा इस तरह से है, तो कैसे लेके चलेंगे? ठीक है, सही है, सही है।